अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अरबाब जहांगीर। मेरे साथ मौजूद हैं साथी एंकर आमना खटाना। और पिछले 4-5 साल का एक निस्बतन आप समझें कि कम चैलेंजेस और कम मुश्किलात से भरा बजट आने वाला है, क्योंकि पिछले 4 साल में हमने देखा कि मौशी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, फिस्कल स्पेस बहुत कम होता था हुकूमत के पास, और हमेशा हम ये सुनते थे कि अब ये मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला है और अब हमारी इकॉनमी के ख़तरात बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले। लेकिन पिछले 1 साल 1.5 साल में जो अचीवमेंट्स हुकूमत पाकिस्तान और SIFC की रही हैं, तो उसमें तमाम मैक्रो इंडिकेटर्स इस वक्त खासी हद तक अंडर कंट्रोल आ चुके हैं, और इसीलिए बहुत ज़्यादा तवक्कुआत भी इस बजट से वाबस्ता है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो अपनी जगह पर बहरहाल आमना मौजूद है कि कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ की तवक्को हम नहीं लगा सकते हैं डेफिनेटली। और लेकिन जिस तरह से देख रहे थे कि खास तौर पे टैक्सेशन के हवाले से जब भी हम बात करते हैं कि इसको ब्रॉड करने की ज़रूरत है इसको, लेकिन हमने देखा कि लास्ट ईयर ख़ास तौर पे जो सैलरी क्लास है जिसे सबसे ज़्यादा टैक्स पे किया, उस हवाले से भी बातें होती रहीं। और इस बजट में कार्ड्स पे ये भी था कि इनको कुछ ना कुछ स्लाइट रिलीफ ज़रूर दिया जाएगा। अब इस बजट में होगा क्या? पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से भी कहा जा रहा है कि कार्बन लेवी आयद करने का फैसला भी किया जा रहा है। अब हमें किस हद तक इससे तवक्कुआत रखनी चाहिए स्टैट्स को देखते हुए, ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए, इसी पर आज हम बात करेंगे। और अब से कुछ देर बाद जब बजट प्रेजेंट किया जाएगा तो फिर सारी चीज़ें हमारे सामने अनफोल्ड भी होंगी। ठीक है, चले पैनलिस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। डॉक्टर शाह इमाम साहब कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं। हमारी सीनियर एंकर पर्सन नादिया मिर्ज़ा साहिबा भी कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कराची स्टूडियोज़ से हमें ज्वाइन करने का। अली फरीद ख्वाजा साहब चेयरमैन है K-Trade के, हमारे साथ मौजूद हैं। और मियाँ खालिद मिसबाह रहमान साहब साबिक चेयरमैन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सब अब ये जो आज बजट पेश होने जा रहा है, ज़रा पहले हम आसान अल्फाज में बात कर लें, चूँकि जब बजट पेश हो जाएगा उसमें बड़ी मुश्किल टर्म्स होंगी, बड़ा उसको आदाद व शुमार का हेर फेर भी कहा जाता है। एक आम आदमी के लिए इसमें रिलीफ क्या है? यहाँ से हम गुफ्तगू को शुरू करते हैं। देखिए, बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ मदऊ करने का। और आप देखें कि पाकिस्तान में सियासी स्टेबिलिटी आई और अस्करी क़यादत भी एक ही पेज पे है। और अभी जो रिसेंटली हमने इंडिया के साथ किया, तो उससे पाकिस्तान का इंटरनेशनल एरिना में बहुत वक़ार बुलंद हुआ है। और जब स्टेबिलिटी होगी तो पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, और जब इम्प्रूवमेंट आएगी तो उसके जो समरात हैं वो नीचे आम आदमी तक जाते हैं। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इस कामयाबी का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को और उनकी टीम को, और वज़ीर आज़म को और उनकी टीम को, कि इन्होंने मिल के पाकिस्तान को इस भंवर से निकाला। 2023 में जो ग्रोथ रेट था वो मनफी था, और आप ये देखें कि इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह 2.6 आया है ग्लोबल ग्रोथ रेट। और हम ये कह रहे हैं कि जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है उसके अगर कंपैरिजन में आप देखें तो पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल ग्रोथ रेट है उसके साथ साथ तकरीबन वही माइलस्टोन अचीव किया है। चूँकि ओवरऑल ग्रोथ रेट पूरी दुनिया में कम हुआ है कोविड के बाद, तो पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है अगर आप 2023 से कंपेयर करें तो इट इज़ फिनोमिनल। फिर आप ये देखें कि अभी हमारा जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में 1.9 बिलियन है। फॉरेन रेमिटेंस जो है वो रिकॉर्ड हाई है 38 बिलियन पाकिस्तान में। अभी साल हमारा पूरा नहीं हुआ है, 11 महीने में बड़ा ज़बरदस्त है। और आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी है 7.3। फिर आपका जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसको हम IT सेक्टर कहते हैं, वहाँ पे जो है वो बहुत ब्राइट स्पॉट है उसमें। और 400 मिलियन तो फ्रीलांसर्स ने जनरेट किया है, और वहाँ पे भी जो है 3.1 बिलियन का इजाफा देखने में आपको आ रहा है, और जो कि 38% बनता है। फिर आपका जो है इंडस्ट्री ने ग्रो किया है, 4.4 हमारा टारगेट था, 4.8 पे वो हमने वो अचीव किया है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट किया है, मगर जो SMEs हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज़, उसने उसको कंपलसेट कर दिया। इसी तरह एग्रीकल्चर में भी आप देखें कि वो इतना बड़ा हमारा सेक्टर है एग्रीकल्चर का, वहाँ पे जो 2% हमने रखा था, तो चूँकि बैड वेदर है, क्लाइमेट चेंज है, उसकी वजह से जो है वो हम अपने अहदाफ को नहीं अचीव कर सके। मगर इवन देन आप ये देखें कि वो पूरा सेक्टर भी बाकी है, और अगर वो एग्रीकल्चर भी परफॉर्म करता है इस साल तो डेफिनेटली हमारी जो इंडिकेटर्स हैं वो और बेहतर हो जाएंगे। इसी तरह से जो हमारा फॉरेन रिज़र्व्स हैं उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, और इंशाल्लाह ताला मज़ीद हम आपका लोकल मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री बढ़े
और हम उसको एक्सपोर्ट करें। तो हमारे पास जो है ना एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन का बहुत मार्जिन है और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में और अभी 3 साल में 4 साल में अभी जो इन्होंने ग्रोथ का जो टारगेट रखा है 2029 तक वो रखा है 6.7 एंड मुझे मैं पुर उम्मीद हूँ कि SIFC और जो हुकूमत वक्त है इन दोनों की जॉइंट कोलैबोरेशन के साथ हम इस जो हमारे जितने भी टारगेट्स हैं जो माइलस्टोन्स हैं वी आर गोइंग टू अचीव देम और बहुत सक्सेसफुली हम इसको अचीव करेंगे। इससे ये होगा कि क्रिएशन ऑफ वेल्थ होगी, क्रिएशन ऑफ वेल्थ होगी तो क्रिएशन ऑफ जॉब्स होंगी और जॉब्स क्रिएशन होगी तो प्रॉस्पेरिटी आएगी आम आदमी और ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेशन होगी और टैक्स बेस जो एग्जिस्टिंग लोग हैं बजाय उनको बढ़ाने के हमें अपने बिजनेसेस बढ़ाने चाहिए। हमें जो है जैसे स्टार्टअप्स हैं उनको इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे 1,85,000 एम्प्लॉय हुए हैं इस साल जो नेशनल सर्वे ने कल स्टैटिस्टिक्स दी हैं उसमें जो नए 1800 स्टार्टअप्स बने हैं जिसमें 1,85,000 यूथ जो है उसमें एम्प्लॉय हुए हैं। तो आने वाले वक्त में चीज़ें जो है मुझे लगता है इंशाल्लाह ताला कि बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं और ये बिल्कुल जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल राइट ट्रैक पे है। और अगर हमारे पास ये 5 साल 10 साल इसी तरह से स्टेबिलिटी रही, पॉलिसीज़ में जो है वो बिल्कुल एक कंसिस्टेंसी रही तो डेफिनेटली हम जो है वो जो हमारा जायज़ मकाम है इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो ग्लोब में वी आर गोइंग टू अचीव दैट। ठीक, मैं नादिया आपकी जानिब आऊँगी। नादिया, जिस तरह से हम इन चीज़ों पर नज़र भी रखे हुए हैं, ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं अपने प्रोग्राम्स में भी तो हमें पता चलता है, जैसे अभी शहाब साहब भी बात कर रहे थे कि जो हमारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी दुरुस्त समत में हैं और वो तसल्ली बख्श है कहीं ना कहीं। और इसमें जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तो उससे आपकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से इंटरलिंक्ड है, लिंक्ड है दोनों। तो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं 2022 में जिन मुश्किलात का हमें सामना था या उसके बाद हमने मामला देखे, अब काफ़ी हद तक ऑपोजिशन का एक जो प्रेशर था वो हम देख रहे हैं कि असाइड हो चुका है और ये गवर्नमेंट बड़े ओपनली हम देख रहे हैं, फ्रीली काम कर रही है इस वक्त जो सारी सिचुएशन बनी हुई है। और फिर इस्टेब्लिशमेंट की एक बैकिंग होना, तो अब की जो बजट है वो कितना स्टेबल होना चाहिए, हमारी उससे किस हद तक तवक्कुआत होना चाहिए, क्योंकि हमने जब ये वाले मामला देख लिए, जो फैक्टर्स हैं जब इन पे ओवरकम कर लिए तो अब हमारे क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए इससे? थैंक यू वेरी मच आमना। 2-3 चीज़ें, मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ लेकिन जो चीज़ें कम अज़ कम मेरे मुशाहिदे में अभी आपने खुद ये बात की कि अपोजिशन प्रेशर की वो काफ़ी हद तक डाइल्यूट हो चुका है या साइड पे हो चुका है। तो मेरा ख्याल है ये तो अभी की बात है ना, जब हम जंग से निकले हैं, यानी अगर हम कहें कि पोस्ट 10th में वाला पाकिस्तान जिसमें हम कह सकते हैं कि जी अपोजिशन को वो पावर इस वक्त नहीं रही है, वो चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा साइड हो गई हैं, उसमें तो हम कह सकते हैं। तो वो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में पता चलेगा कि अपोजिशन का पावर कम होने पे या अपोजिशन की जो एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स थी वो थोड़ा सा टिल डाउन होने में उसका इफ़ेक्ट आता है या नहीं आता है। दूसरी बात, हम बजट से क्या एक्सपेक्ट करें। हम हर दफ़ा ये बात सुन रहे होते हैं कि जी इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, हम 29 के विजन की बात कर रहे हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अल्लाह करे कि 29 में ऐसे ही हो, लेकिन अभी जो सूरत हाल है अगर हमें ये बताया जाता है, जैसे से अरबाब अभी कह रहे थे तो मैं शुक्र है उन्होंने बाद में हैरान हुई तो उन्होंने बाद में बताया कि ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा। मैं समझी अरबाब खुद ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मईशत बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतरी की तरफ गामज़न है। किधर है, क्या उसका रिलीफ हमें ये बताया जाए कि जब हमें ये बताया जाता है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 63 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है, शायद पहुंच गई हो, लेकिन क्या उसका रिलीफ, महंगाई से मुतासिर कौन होता है? हमारी एलिट तो नहीं होती, मैं होती हूँ, आप होती हैं, अरबाब होते हैं, आमना होती हैं, हमारे ऑनरेबल गेस्ट होते हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ मेरे पास एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मेरे सामने आती है जिसमें वो हमें बताते हैं कि गुर्बत की शरह में रिकॉर्ड 44.7% इजाफा हुआ है। एक खबर मेरे सामने है जो मैंने पॉइंट लिखे कि पाकिस्तान में इस हद तक बेरोज़गारी है कि इस साल 7 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो सिर्फ मुलाजमतों के लिए नौजवान मुल्क छोड़ के चले गए। फिर हम आ जाते हैं, हम बचपन से, आप भी पढ़ रही होंगी, मैं भी पढ़ रही होंगी, मैं थोड़ी ज़्यादा पुरानी हूँ इसलिए बहुत पहले से पढ़ रही हूँ कि जी हमारा पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर मुल्क है, यानी ज़रई मुल्क है और हमारा जो इन्हिसार है हमारी मईशत का वो ज़राअत पर है। लेकिन ज़राअत का इससे ज़्यादा तनज़्ज़ुली आपने शायद कभी नहीं देखी होगी जो इस दफ़ा हुई है। उसका भी मेरे पास फिगर्स हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं कोई इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ इन चीज़ों में, लेकिन जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, प्रॉफिट जो एक मैगज़ीन भी है वो लिखता है कि पाकिस्तान के किसानों को सिर्फ इस साल गंदम में 2200 अरब यानी $8 बिलियन का नुकसान हुआ है। और ये नुकसान किसी कुदरती आफत की वजह से नहीं हुआ,
बल्कि हुकूमती वजह से हुए करोड़ों गरीब लोग इस सब मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। तो द क्वेश्चन इज़ कि महंगाई कम हो गई है, इंडिकेटर्स ऊपर जा रहे हैं, मईशत बेहतर हो रही है और गुर्बत में इजाफा हो रहा है, सतह गुर्बत से हम नीचे जा रहे हैं। तो ये खुला तजाद नहीं है तो फिर और क्या है। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर अगर हम गंदम की, तो मैंने आपसे बात की, जो ओवरऑल जो मैं और आप नहीं कह रहे, जो इकोनॉमिक सर्वे में है आमना जी, ज़राअत की तबाही का खुद उन्होंने एतराफ़ किया। बड़ी फसलों की पैदावार में 13.5, आपको याद होगा ये जो किसानों का इशू है ये अभी का नहीं है, ये PDM दौर में भी किसान जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इनकी बॉडीज़ हैं, वो आके ये चीखती रहीं कि हमारे किसान जो है, आपको गंदम का इशू याद होगा, कोई परचेज़ करने को नहीं था और उनको रेट्स बहुत ज़्यादा कम दिए जा रहे थे। तो ऐसे मुल्क में जहाँ पर जो बड़ी फसलें हैं जिनमें कपास है, उसकी पैदावार में 30.7% कमी है, गंदम की पैदावार में 8.9% कमी है, गन्ने की पैदावार में 3.9% कमी। अब ये वाली जो तमाम तरह सूरत हाल है जिसमें हमारा एक ज़रई मुल्क, जिसकी मईशत का या माशी तौर पे हम टोटली डिपेंडेंट होते हैं अपनी ज़राअत, या तो आप कहें कि पाकिस्तान इज़ नो मोर एग्रीकल्चर कंट्री, तो फिर हम मानने को तैयार हैं कि ठीक है हम दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं। हम पिछले दिनों, आपको याद होगा पिछले दिनों से मतलब 1-1.5 साल पहले, अगर सॉरी मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं ले रही, डॉलर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी जब हम बार बार एक डिफ़ॉल्ट की लाइन को टच कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, हब होना तो फौरी ये चाहिए था कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती और इम्पोर्ट्स हमारी जो हैं वो कम होती। एक्सपोर्ट में कहीं ना कहीं IT की और दीगर में उसमें इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन साथ के साथ हमारी इम्पोर्ट में इजाफा हुआ है। तो इम्पोर्ट में इजाफा तो टोटली मेरा ख्याल है डिस्करेज होना चाहिए कि हम अपने इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो बड़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। और फिर जब हम ये कहते हैं कि हमारी बजट से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं, हमारी बजट से कोई तवक्कुआत नहीं है। सैलरी क्लास को आप 2.5, अभी खबरें आ रही थी कि आप थोड़ा सा रिलीफ दे देंगे। पिछले साल आपने इंतहाई ज़्यादती की है सैलरीड क्लास से। जो हमारा मेजर चंक है रेवेन्यू जनरेट करने का, वो हम टैक्स नेटवर्क को बढ़ाने के बजाय जो हमारे टैक्स में ऑलरेडी जो पेड है, जिसमें मैं आप हम सब मुतासिर होते हैं, वो आप इसको इस करे चले जा रहे हैं। मतलब ये फिर आप कहें कि हम रिलीफ दे, आप रिलीफ नहीं दे रहे, आप शायद पिछली दफ़ा की गई ज़्यादतियों का थोड़ा सा अजाला कर रहे हैं। चलें, अपने जो एक्सपर्ट्स हमारे मौजूद हैं ज़रा उनसे भी हम ये समझने की कोशिश करते हैं। साकिब फैयाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं। एहतिशाम मुल्क साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बड़ी ज़बरदस्त ग्रिप रखते हैं इकॉनमी के मामलों पर भी। तो अली फरीद ख्वाजा साहब, ज़रा ये जो इकनॉमिक स्टेबिलिटी और इकनॉमिक ग्रोथ, इन दोनों का फ़र्क आप ज़रा समझाइएगा कि ये जो हम सुनते हैं कि मैक्रो इंडिकेटर्स इस वक्त अंडर कंट्रोल हैं, सब बड़े पॉजिटिव सिम्त में, तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अब ये सुनते सुनते 6-8 माह तो गुजर चुके हैं और 6-8 माह पहले ये IMF का प्रोग्राम भी बड़े बेहतर तरीके से पाकिस्तान ने अचीव कर लिया था। तो अभी तक ये महंगाई कम होने की जो फ़वाइद हैं, ये निचली सतह तक क्यों नहीं मुंतकिल हो पा रहे हैं? जी शुक्रिया सवाल का। और आपके दोनों जो गेस्ट ने जो गुफ्तगू की वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी है कि हम जब एनालिसिस करें पाकिस्तान की इकनॉमिक परफॉर्मेंस का, तो हम एक बैलेंस्ड अप्रोच रहे। क्योंकि ये ना हो कि जैसा आपकी गेस्ट ने बोला कि ये ना हो कि लोग जो है कहें कि हम कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उसका आम लोगों को तो इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। तो सबसे पहले जो आपने सवाल किया वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने हाईलाइट किया कि हम यहाँ पर कोई हुकूमत की इकनॉमिक ग्रोथ की अचीवमेंट को सेलिब्रेट नहीं कर रहे। 2.7% कोई ऐसी ग्रोथ नहीं है जिसको आप सेलिब्रेट करें, और ये डिफेंस देना कि जी ग्लोबल इकॉनमी में ऐसी ग्रोथ हो रही है तो पाकिस्तान में भी ऐसा सही है, ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि हम ग्लोबल इकॉनमी के साथ कंपेयर नहीं करते, हम इमर्जिंग मार्केट्स इकॉनमी के साथ कंपेयर करते हैं। तो इसलिए एक बैलेंस अप्रोच लेना बड़ा ज़रूरी है। गवर्नमेंट के लिए सेलिब्रेशन की सक्सेस को सेलिब्रेट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने स्टेबिलिटी को ज़रूर अचीव किया है। क्योंकि 2 साल पहले हम डिफ़ॉल्ट कर रहे थे, और जब हम स्टॉक मार्केट की भी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 2 साल पहले हमारी वैल्यूएशन श्रीलंका और लेबनान की वैल्यूएशन से भी ज़्यादा कम थी। जिसका मतलब ये है कि लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की इकॉनमी श्रीलंका और लेबनान की तरह डिफ़ॉल्ट कर जाएगी। हमने वो नहीं किया। इस पे गवर्नमेंट को फुल क्रेडिट जाता है, क्योंकि हमने टफ मेजर्स लिए, स्टेबिलिटी अचीव की, इकोनॉमिक डिसिप्लिन लेकर आए। इसकी वजह से अब हमारी समझ जो है वो सही है, और इसको ही IMF भी रिकग्नाइज कर रही है, क्रेडिट रेटिंग भी रिकग्नाइज कर रही है, और मैं और आप भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस पे गवर्नमेंट को फुल क्रेडिट जाता है। मगर हम ग्रोथ की तरफ अभी नहीं गए, चैलेंजेस अभी भी है। अभी भी हम IMF प्रोग्राम की तरफ है के अंदर है, और अभी भी हम इकोनॉमिक डिसिप्लिन को प्रायोरिटाइज करेंगे ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ। जिसका मतलब ये है कि आवाम को ज़रूर ये बताना ज़रूरी है कि अभी हम मुश्किल वक्त से नहीं निकले, हमें टैक्स इंक्रीज करना ज़रूरी है, टैक्स
नेट को ब्रॉडन करना ज़रूरी है, मगर साथ साथ गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है कि हम सीरियसनेस दिखा रहे हैं, हम शो कर रहे हैं कि हम पॉलिटिकल एम्बिशन की वजह से स्पेंडिंग नहीं कर रहे, सिक्लिकल ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहे, ये नहीं कह रहे कि पैसे छापने लग जाए ताकि लोग खुश हो जाएं, मगर 12 महीने बाद फिर एक डिफॉल्ट की सिचुएशन आ जाए। तो हम वाइज डिसीजन कर रहे हैं जो मुश्किल है, मगर जिनका रिजल्ट बाद में आएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपका सवाल था कि हम वी आर प्रायोरिटाइजिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे कुछ फ़ायदे हैं मगर कुछ नुकसान भी है। बिल्कुल ठीक है। खालिद साहब, मैं आपकी जानिब आ रही हूँ। अभी जैसे बात भी कर रहे थे, अली फरीद भी ग्रोथ के हवाले से बात कर रहे थे, हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के हवाले से आप क्या समझ रहे हैं? जी थैंक यू। देखें, एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जी हमें रियलाइज़ करना चाहिए वो है हमारी जो डेट सर्विसिंग है। नाउ इट्स क्रॉस 50% ऑफ द बजट। जब आपका आधा बजट जो है बेसिकली एलोकेशन जो है वो आपकी फेडरल एलोकेशन जो है वो निकल जाती है डेट सर्विसिंग की तरफ, तो आप एक ऐसे ट्रैप में फंस चुके हुए हैं। ये किसी एक गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, ओवर द ईयर्स हुआ है, ओवर डेकेड्स हुआ है कि हम ऐसे में फंस चुके हुए हैं जहाँ ना सिर्फ हम अपना मोर देन 50% ऑफ द बजट ऑन एक नॉन प्रोडक्टिव एक्सरसाइज पे खर्च कर रहे हैं, बल्कि एट द सेम टाइम वी आर वन ऑफ दोज फ्यू कंट्रीज़ जहाँ हम लेस दैन 10% ऑफ आवर बजट हम खर्चते हैं हेल्थ और एजुकेशन पे। जब हम गरीब तबके की बात करते हैं तो सबसे पहले एक इंसान किसी भी मुल्क में जो है वो चाहेगा कि उसको एक सेहत की अच्छी फैसिलिटीज़ मिलें, उसको एक एजुकेशन की बच्चों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ मिलें। सिंस वी डोंट हैव द बजट फॉर दैट, अब नाउ एज अ country, as a population, we are in the top 5 in the world. As an economy, we are in the top 50 now. But again, because हमारा population growth rate भी बहुत ज़्यादा है, तो हम ये जो दो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हमारी ऐसी हैं जिनका एक क्लियर कट शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। वो एक आपकी डेट सर्विसिंग है और एक आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है। दीज आर लॉन्ग टर्म मेजर्स, वी हैव टू टेक लॉन्ग टर्म मेजर्स। जिस तरह कहा गया है कि गवर्नमेंट ने एक स्टेबिलिटी लेके आई है, गवर्नमेंट एक मुश्किल डिसीजंस लिए हैं। हमारा अनफॉर्चुनेटली हमेशा ये रहा है हिस्टोरिकली कि कम इलेक्शन टाइम और कम सम टाइम जब मीडिया का प्रेशर हो, आवाम का प्रेशर हो, महंगाई का जोर हो एंड सो ऑन हो, तो गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म फैसला करती है कि चलें, गवर्नमेंट का ये करती है कि जी पेट्रोल पे सब्सिडी देना शुरू कर देती है, गवर्नमेंट ऐसे करेगी, बिजली पे सब्सिडी देना शुरू कर देगी, जो कि इन शॉर्ट टर्म में अच्छे मेजर्स लगते हैं, बट लॉन्ग टर्म में यू कीप इन द सेम साइकिल। आप वो प्रॉपर इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ आप जाते ही नहीं हैं। अभी ये लेटेस्ट फिगर थी जी वर्ल्ड बैंक की कि मोर देन 3 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड ऐसे मुल्कों में रहते हैं जहाँ हेल्थ और एजुकेशन पे स्पेंडिंग कम है और डेट सर्विसिंग पे स्पेंडिंग ज़्यादा है। अब पाकिस्तान भी उन्हीं मुल्कों में शामिल है और हमें एक मल्टीपल सेकंड इशू आता है कि ना सिर्फ हमारी डेट सर्विसिंग बहुत ज़्यादा है, वो बहुत महंगी भी है। अमेरिका, यूरोप जो डेवलप कंट्रीज़ में डेट्स हैं, वेरी ह्यूज डेट्स हैं, बट एक उनको एडवांटेज उनकी करेंसी का है, द डेट इज़ इन देयर ओन करेंसी, इवन इफ दे प्रिंट मोर डॉलर्स द वर्ल्ड इज़ डिमांडिंग डॉलर्स। सो उनका डेट की जो सर्विसिंग है ना सिर्फ वो उसकी कॉस्ट कंट्रोल में रहती है, इवन तो उसका हजूम बढ़ता जाता है। हमारा ना सिर्फ कॉस्ट हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, बिकॉज ज़ाहिर बात है जब डिवैल्यूएशन होगी, चीज़ें होगी, हमें वो महंगा भी पड़ता है। और इन एनी केस हमारे जैसे मुल्कों को जो डेवलपिंग या ग्रोइंग इकॉनमीज़ हैं या इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उनको वैसे भी डेट जो दिया जाता है वो हायर इंटरेस्ट रेट्स पर दिया जाता है। अब हम इंडस्ट्री को इसका फायदा क्यों नहीं हो रहा, आम लोगों को इसका फायदा क्यों नहीं हो रहा? तो जब तक ये इंटरेस्ट रेट 5 से 6% नहीं होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जब तक कम नहीं होगी, तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त तक वो नताइज नहीं आ सकते हैं। देखिए, हमारा एक टारगेट फिक्स कर दिया जाता है, एक रेवेन्यू टारगेट अभी जो था कि पहले 12,300 वो भी रिवाइज किया गया था, जो पहले 13,000 अरब था, फिर इसको 12,300 कर दिया गया, फिर 11,800 एस्टिमेटेड है कि जो हमें वसूल होगा। तो जब 11,800 अभी तक वसूल होगा और अगला जो टारगेट है वो जो है वो 14,700 कर दिया गया है। तो ये मेरे ख्याल में एक उसका जब टारगेट अचीव नहीं होता तो फिर इसमें क्या होता है कि इन्फोर्समेंट शुरू हो जाती है एक्स इलेक्शन के लिए। अभी भी ये हुआ कि जब उनको टारगेट अचीव नहीं हो रहा था तो इन्फोर्समेंट शुरू हो गई और एंटी इंडस्ट्री और एंटी इकोनॉमिक जो वो एक्टिविटीज होती हैं वो शुरू हो जाती हैं एफपीआर की जानिब से। तो हमें इसमें जो है बहुत ही सोच समझ के मेरे ख्याल में हमें अगर टारगेट कोई रखते हैं तो उसके लिए पूरी एक प्लान मुझे बजट में नजर नहीं आ रहा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि कॉटन एंड ट्रेडिंग की सबसे ज्यादा इधर तजवीज की गई है ग्रोथ 7%। अब जब 7% ग्रोथ तजवीज की गई है तो उसके लिए बजट में क्या उसको इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं कि उसकी जो 19% माइनस है अभी उसकी ग्रोथ,
और अगर वो 7% इंक्रीज पर जाएगी तो क्या उसको कुछ ऐसे इंसेंटिव दिए जा रहे हैं या क्या पॉलिसीज दी जा रही हैं कि वो ये ग्रोथ का जो टारगेट है वो अचीव कर सके। और दूसरी तरफ जो एक ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, हमारी जो ग्रोथ का रेट है वो अभी तक 2.7% का ग्रोथ का रेट है और मैं कहता हूँ ये कंट्रोल्ड रेट है। क्या हमने इस ग्रोथ रेट को एक्सेलरेट करने के मुताबिक हो सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। और अब जो हम देख रहे हैं टारगेट 4.2% जो इन्होंने सेट किया है वो कैसे अचीव किया जाएगा, ये सवाल भी आगे रखेंगे। आपके पास वापस आते हैं। मैं अली फरीद का शुक्रिया अदा करूँगी, ट्रांसमिशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अभी एहतशामुल हक साहब की जानिब चलते हैं। एहतशाम साहब, जब हम बात करते हैं IMF की, तो IMF ने बहुत सारे मामला पर जहाँ पर बात की है वहाँ पर उन्होंने एक्सपेंडिचर्स कट करने के हवाले से बारहा स्ट्रेस दिया है और इस बजट में भी कहा गया है। और आज असद उमर साहब उनका भी स्टेटमेंट में देख रही थी बजट के हवाले से, वो कह रहे थे कि मेन क्वेश्चन यही बनता है कि एक्सपेंडिचर्स कैसे कट करेंगे और रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम हुकूमत के तर्ज अमल ये देख रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट को कंटेन करने के लिए डेवलपमेंट स्पेंडिंग को कट कर रहा है। एक्सपेंडिचर्स जो हैं, जो हुकूमत के अपने अखराजात हैं, उस पर हम देख रहे हैं कि शायद अभी तक नजर सानी करने का सोचा नहीं जा रहा। तो आप समझते हैं कि ये इसका एक तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा और ये सही तर्ज अमल है? देखिए, आमना बुनियादी तौर पे जो सवाल पूछा जा रहा है, हर जगह पे बात हो रही है, कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, मानना पड़ेगा। पिछले 3 सालों में हम ये कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, हमारे बुनियादी फंडामेंटल जो है ना वो अच्छे हुए हैं और फिस्कल कंसोलिडेशन भी है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी फिस्कल डिसिप्लिन नहीं आ सकता जब तक कि हुकूमत जो है ना अपना साइज़ कम ना करे हुकूमत का और ये एक्सपेंडिचर कम ना करे। और फिर ये हॉरिजेंटल इक्विटी इक्वालिटी की बात हो रही है, कैसे अचीव होगी। देखिए, कल से आमना सारी की सारी बहस तब्दील हो गई है कि जब एक आपने देखा इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ हुआ, क्वेश्चन पूछे गए अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब के साथ, अभी देखें जिस तरीके से 2.7% ग्रोथ रेट मौजूदा माली साल का रखा है, पहले 3 क्वार्टर में आमना ये 1.8% के करीब हमारी ग्रोथ आई है। अब सवाल ये है कि चौथे क्वार्टर में ऐसा क्या हो जाएगा जो आखिरी क्वार्टर चल रहा है, क्या एकदम 1.25% जो है ना आपकी ग्रोथ आ जाएगी, जिसकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं जी 2.7% अचीव हो जाएगा, जो कि कहा जा रहा है, जिसको आप चैलेंज लोग कर रहे हैं, प्लस कि जी ये फिर आइंदा अगले माली साल के लिए 4.2% ग्रोथ रेट कैसे अचीव होगा। देखिए आमना, जो भी आप सवाल करें बड़ा अहम सवाल है। IMF के साथ रहते हुए हमारे पास फॉल बैक करने के लिए बहुत ही कम कुशन है। काश हम होम ग्रोन अपनी पॉलिसी लेके चलते तो शायद इतनी सख्त शराइत ना होती। अभी IMF चाहते ही नहीं। अब ये सारी बात जो ग्रोथ पे आकर रुक रही है ना, अब कहा जा रहा है कि जी पिछले 3 सालों में तकरीबन 3% से ज़्यादा ग्रोथ रेट नहीं हुआ और हमारे मसाइल के हल के लिए कहा जा रहा है कि कम से कम 6% ग्रोथ रेट होगा तो जाके आगे बात बनेगी। अभी आप देख लें मौजूदा माली साल में जो आप ज़राअत का आप देख लें क्या है, वो आधा % ग्रोथ आई है। पिछले माली साल में 6% एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी। सारी जो बड़ी हम देख रहे हैं 6 मेजर क्रॉप्स हैं उनमें कमी वाक़ई आई है। इसको देखते हुए 2.7% का ग्रोथ रेट ज़रा मुश्किल नज़र आ रहा है और फिर आगे उसको 4.2% कैसे अचीव होगा, एक सवालिया निशान है। देखिए हम ना पूरी दुनिया में जिस तरीके से आप कैपिटलिज्म को आप देखें चल रहा है मामला पूरी दुनिया में, वो 2 बुनियादों पर चलता है। ये देखें, एक कहलाता है वाशिंगटन ग्रुप और एक कहा जाता है शिकागो स्कूल ऑफ थॉट्स। शिकागो स्कूल ऑफ थॉट जो है ना, जिसको लेके सारी दुनिया चलती है, IMF वर्ल्ड बैंक भी कहता है, वो कहता है जी आप ग्रोथ को भूल जाएं, स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएं, बेल्ट टाइटनिंग करें, ऑस्टेरिटी करें। लिहाजा जब आप ग्रोथ की तरफ नहीं जाएंगे तो आमना मुझे बताएं कैसे आप मुल्क में तरक्की होगी, जॉब क्रिएशन कैसी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कैसी होगी, इंडस्ट्री का पहिया कैसे चलेगा। तो वहाँ पे हमारे लिए जिसको कहते हैं ब्रेकें लगाई उन्होंने कि वो कहते हैं नहीं भाई आपका बजट का खसारा जो है ना बहुत ज़्यादा है। हुकूमत तो कह रही है 5.5%, प्राइवेटली तो ये कहा जा रहा है 7% से ज़्यादा है। अब इसको अचीव करने के लिए जो खसारा बजट खसारा है, इसको पूरा करने के लिए हुकूमत जो है ना बारो आफ्टर बारो कर रही है। अभी देख ले, ये ऑल टाइम हाई हुकूमत ने रखा है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी 4000 अरब डॉलर टर्म में $114 बिलियन बनता है। और यही कहा जाता है कि जब बजट का खसारा पे हिट होने लगती है तो पहली कैजुअलिटी PSDB होता है। एक मुद्दत से मैं देख रहा हूँ कभी भी PSDB पूरा नहीं होता, कट लगते लगते थोड़ा रह जाता है। सवाल ये है कि हमारे हुकूमत के पास को मनूवर करने के लिए, अपने अहदाफ अचीव करने के लिए कितने % चांसेस हैं। तो बाज़ार लगता है ये बड़ा मुश्किल काम है। जो कहा जा रहा है ना कि फंडामेंटल चेंज को आ जाएगी कोई नई इकोनॉमिक डायरेक्शन के हवाले से, तो नहीं लगता इतनी आसानी के साथ आएगी। मेरा ख्याल है वही आ रही है बात कि जब तक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं होगी
हुकूमत बड़े बड़े फैसले नहीं करती जब तक रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होती, जिसके बारे में लोग सवाल कर रहे हैं, चाहे FBR किया है, चाहे एनर्जी सेक्टर किया है, स्टेट कॉरपोरेशन किया है, और फिर अपने खसारे कम नहीं होते। अभी आप देख लें कितने अफसोस की बात है आमना कि तालीम का बजट कम कर दिया, हेल्थ का कर दिया, हायर एजुकेशन का कर दिया, लेकिन आप देख लें MNAs MPAs जो है ना उनका बजट बढ़ाया, 18% कम नहीं किया। अब मुझे बताइए कितनी बड़ी ज्यादती है, 145% आप दें काबीना के जो रुकन है उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है। अगले दिन ही आपने देखा चेयरमैन सेनेट और जिस तरीके से स्पीकर असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा किया गया, वो फ़ौरन 5 लाख से 13 लाख, और कहा जा रहा है कि टोटल ये 19 लाख तक चली जाती बात। उसी दिन ये खबर जब छपी थी, एक खबर साथ चली थी कि एक शख्स ने 2 अपने लोगों को जिसको कहते हैं कत्ल करके खुदकुशी कर ली थी। तो देखिए सवाल ये कि ये सारा कुछ करने के लिए हुकूमत के पास क्या करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है एक तो यह है कि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनसे टैक्स लिया जाए। अभी बताया गया जी 10,000 से 5 लाख जो है ना वो रजिस्टर दुकानदारों की तादाद होगी है, टैक्स को देने के लिए तैयार नहीं। अब मुझे बताएं कहाँ से ग्रोथ आएगी? ग्रोथ के लिए जरूरी है, बहुत से मामला है, बहुत सी बातें जब की जाती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो हमें होते हुए दिखाई देती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।